आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। 23 मई के मॉर्निंग न्यूज पॉडकास्ट आज का दिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम खुशबू कुमार है। तो एक नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी खबरों पर। दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की लड़ाई में केजरीवाल को कई दिग्गज नेताओं का समर्थन मिला है, पर क्या ये मुद्दा विपक्षी एकता को नई धार दे पाएगा? आज के दिन में सबसे पहले इसी की बात करेंगे। फिर बात होगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, जिसे कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस ने हटाने का वादा किया था। क्या वो ऐसा कर सकती है या ये बस एक राजनीतिक विरोध है? और आखिर में बात करेंगे असम की। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान कर दिया है कि 2023 के अंत तक वो राज्य से अफस्पा कानून को हटा देंगे। तो पहले समझेंगे कि क्या ये तैयारी पूरी है और राज्य में अफस्पा का इतिहास क्या रहा है। देश दुनिया के अखबारों में छपी आज की बड़ी खबरों को भी जानेंगे और 23 मई का इतिहास भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस सूरज कुमार से। शुक्रिया खुशबू। अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी को मिला कांग्रेस का साथ। आज ममता, कल उद्धव ठाकरे से मिलेंगे केजरीवाल। कर्नाटक के नए स्पीकर होंगे यूटी खादर, आज दाखिल करेंगे नामांकन। ऑस्ट्रेलियाई सीईओ से मिले पीएम मोदी, आज सिडनी में भारतीयों को करेंगे संबोधित। ममता बनर्जी की गढ़ भवानीपुर से बीजेपी शुरू करेगी चुनावी अभियान। 6 भाषाओं में मोदी सरकार की उपलब्धियों की बांटेंगी हैंडबुक। गर्मी से उत्तर भारत को आज मिलेगी राहत। 5 डिग्री तक गिरेगा पारा। बिहार बंगाल में चलेंगी तेज हवाएं। अमृतसर बॉर्डर के पास बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। नशीले पदार्थों की खेप बरामद। जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन का 1 महीना पूरा। आज इंडिया गेट पर निकालेंगे कैंडल मार्च। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो की रैंकिंग में नंबर 1, ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। और आज जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। अल-कादिर ट्रस्ट केस में होगी पूछताछ। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार के बीच टकराव आज का नहीं है। दोनों असंख्य मुद्दों पर आमने सामने आ चुके हैं। ताज़ा लड़ाई केंद्र सरकार के अध्यादेश पर छिड़ी है। इसी अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली के बॉस वापस लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए। अब इस अध्यादेश को कानून बनने से रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल विपक्ष के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले केजरीवाल का समर्थन दिया। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव। नीतीश कुमार ने कल राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी की। विपक्षी एकता की बातें हुई और इस मुद्दे पर शायद उन्होंने कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का साथ देने के लिए मना भी लिया है। अध्यादेश को आधार बनाकर विपक्षी पार्टियां विपक्षी एकता की ताकत को और मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले हमने जांच एजेंसियों के इस्तेमाल के विरोध में कई विपक्षी पार्टियों को एक साथ हाथ पकड़े देखा था। तो अब सवाल बनता है कि क्या अध्यादेश का विरोध वो मजबूत दूसरा धरातल बन सकता है जिस पर विपक्ष के नेता एक साथ खड़े हो सके? यही पूछा मैंने आज तक रेडियो रिपोर्टर मौसमी सिंह से। देखिए, अगर आप देखें कि कल नीतीश ने जो मुलाकात की अरविंद केजरीवाल से, उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि बाकी विपक्षी नेताओं को भी वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में और इस लड़ाई में लाएंगे ताकि इस अध्यादेश का विरोध किया जा सके संसद में। और कांग्रेस इसमें बहुत अहम कड़ी थी। जो लव हेट रिलेशनशिप आम आदमी पार्टी की है, उसको देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के समर्थन में आएगी। इन प्रिंसिपल मुद्दे से भले ही सहमत हो, मुद्दे पर पैरवी अभिषेक मनु सिंघवी ने की हो और बोला हो कि लैंडमार्क जजमेंट है, पर आम आदमी पार्टी को लेके कांग्रेस जो है बहुत फूक फूक कर कदम रखती है और कई बारी मुंह की खाने पड़ी है कांग्रेस को, ये लगता है। लेकिन नीतीश कुमार की जो आज राहुल गांधी और खड़गे के साथ मुलाकात हुई, बड़ी खबर ये है कि आम आदमी पार्टी के समर्थन में हमारे सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस आएगी इस मुद्दे पर। अब वो जोड़ी या वो दोस्ती आगे चलती है, नहीं चलती है, इशू बेस्ड रहती है, ये हमें देखना होगा। हो सकता है कि ये एक शुरुआत हो, क्योंकि अगर इश्यूज पर सहमति हो जाएगी तो हो सकता है 2024 के मुद्दे पर भी सहमति हो जाए। लेकिन एक समय जब विपक्षी एकता की बात हो रही है, उस समय ऐसे संकेत आना कि कांग्रेस इसमें पक्ष में खड़ी है, ये अपने आप में इसके सियासी मायने।
मौसमी पटना में विपक्षी पार्टियों की मीटिंग होने वाली है। हाल ही के दिनों में नीतीश कुमार कई नेताओं से मिल भी रहे हैं, तो अध्यादेश के जवाब में विपक्ष की और कौन सी पार्टियां इस मीटिंग में शामिल हो सकती हैं? क्या ये कुनबा थोड़ा और बड़ा होगा? अगर आप अध्यादेश के मसले पर देखें तो शायद बीजेडी और जगन रेड्डी की पार्टी को छोड़ के बाकी विपक्षी दलों को दिक्कत नहीं होगी इसमें साथ आने में। बीजेडी हो या फिर मायावती हो और जगन रेड्डी, हालांकि कई बार हमने देखा है कि किस तरह से पार्लियामेंट में वो बीजेपी के पक्ष में नजर आए हैं या बीजेपी से सहमत नजर आए हैं। बीजेडी के प्रमुख जो है नवीन पटनायक, उन्होंने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। तो ये कुछ ऐसे दल हैं जो शायद सहमति ना भरे, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी से मिलेंगे और बाकी उद्धव ठाकरे से भी मिल रहे हैं और केसीआर से भी उनके संबंध अच्छे ही हैं, तो उनका मुश्किल नहीं था, मुश्किल था कांग्रेस का आना। और ऐसे में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने समझाया कांग्रेस को कि ये तो संविधान का मसला है और आप संविधान की बात करते हैं, तो ऐसे में इस इशू पर तो साथ आना चाहिए, वरना लगेगा कि आपने जो है एक संविधान को बचाने के लिए एक अहम मुहिम में बाकी विपक्षी दलों का साथ नहीं दिया। और जो पार्टियां अभी भी विपक्ष से दूर हैं और सीधे तौर पर भाजपा से जुड़ी हुई भी नहीं है, तो मैं आपसे उसके राजनीतिक स्टैंड को समझना चाह रही थी। जैसे जो दल बीजेपी से अलाइंड है या बीजेपी के समर्थन में आए हैं, तो वो तो या इसमें चुप्पी साध लेते हैं। अब बसपा जिस तरह से मायावती ये कह रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है हस्तक्षेप इसमें किया, ये तो फेडरलिज्म का मामला है और लेजिस्लेचर का मामला है, दो पार्टियां जो है आपस में ये तय कर लेंगी, इसमें हस्तक्षेप करने की ये सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत थी। और तो ऐसे में अपने आप में ये तो भ्रष्टाचार का मामला है। तो अलग अलग दल जो है, देखिए अध्यादेश से ज्यादा, मुद्दों से ज्यादा अब 2024 की राजनीति कर रहे हैं, तो किस तरफ उन्हें खड़ा होना है लकीर के उनको भली भांति पता है, और इसीलिए उनका हर एक स्टैंड कांग्रेस की झिझक या बीएसपी का समर्थन या बीजेडी का समर्थन या चुप्पी बीजेपी को, सबका स्टैंड अब 2024 में किस तरफ आपको खड़ा होना है उससे अब जो है निर्धारित हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी सिंह। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी 11 जून को दिल्ली में महारैली करेगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी ने सभी दिल्ली वालों को इस महारैली में आने का न्योता भी दिया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक वो पहला राज्य था जिसने केंद्र सरकार के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP को लागू किया था। तब वहां भाजपा की सरकार थी। चुनाव हुआ, सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये बात कही गई थी कि वो NEP को हटाकर स्टेट की एजुकेशन पॉलिसी लागू करेगी। कांग्रेस का ये आरोप है कि केंद्र सरकार ने राज्य के ऊपर शिक्षा नीति को थोपा है। इसे लेकर कोई तैयारी नहीं की गई थी, न ही शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई। फिलहाल नई सरकार के पहले कैबिनेट मीटिंग में इसे लेकर कोई बातचीत भी नहीं हुई है। तो क्या कर्नाटक में शिक्षा नीति बदलने को लेकर एक मांग थी या ये बस एक राजनीतिक मुद्दा भर है? इसे समझने के लिए हमने बात की बेंगलुरु में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर अनघा से। जी, हमारे बहुत सारा एजुकेशन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक अति महत्वपूर्ण पॉलिसी है, क्योंकि एक बच्चे जिसको इंग्लिश नहीं मालूम वो भी उनका मातृभाषा में पढ़ सकते हैं। ये है NEP का एक विशेष फैक्टर। तो इसीलिए बहुत बैकवर्ड कम्युनिटी से ट्राइबल पीपल एंड दोस्त स्पेशली फ्रॉम द विलेज एरियाज जिनको इंग्लिश नहीं आता है पढ़ने के लिए, जो उनका मदर टंग में ही पढ़ सकते हैं। तो इतना अच्छा पॉलिसी ने इट वाज ब्रॉट इन, बट नाउ इट हैज एंटायरली बिकम अ पॉलिटिकल इश्यू। तो इसीलिए कांग्रेस ये कह रहे हैं कि NEP एक अनसाइंटिफिक पॉलिसी है, इसको जारी नहीं करना है। इसको कोई टेक्निकली देयर इज नो आंसर, द ओनली थिंग इज इट हैज बिकम अ पॉलिटिकल इश्यू नाउ। कांग्रेस इसीलिए नहीं करना चाहते क्योंकि ये बीजेपी का इम्प्लीमेंटेशन है। From the people कोई डिमांड्स वगैरह नहीं था। This was Congress coming out on its own and saying that they want to that they want to ban NEP. People को उनके लैंग्वेज में पढ़ना है। They want to study in their own language. बहुत बहुत शुक्रिया नखा।
कर्नाटक में जब कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लेकर आई थी तब सारी सुर्खियां 5 गारंटी और बजरंग दल को बैन करने की बात लूट ले गई। शिक्षा नीति पर लिखी एक लाइन इस शोर में छिप गई। अब चूंकि कांग्रेस सरकार में है तो वो अपने वादे के मुताबिक एनईपी को हटा सकती है। राज्य सरकार केंद्र की बनाई शिक्षा नीति बदलना ही क्यों चाहती है, इसे समझने के लिए मैंने बात की एजुकेशनिस्ट डॉक्टर नवनीत शर्मा से। शिक्षा का जो विषय है भारतीय संविधान के अनुरूप वो समवर्ती सूची में आता है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। और चूंकि ये मामला कॉन्करेंट लिस्ट का है तो राज्य सरकार इस बात का अधिकार रखती है कि उस राज्य में शिक्षा कैसी हो, उसका स्वरूप क्या हो, उस पर कितना मद खर्च हो। जैसे अब आप इस बात को समझिए कि जो पिछला बजट था शिक्षा को लेकर कर्नाटक का अकेले का, वो 38,000 करोड़ रुपए का है, लगभग 37,960 करोड़ रुपए का है। और आप इस आंकड़े को इस तरह से भी समझें कि राज्य का कुल बजट जो है वो 3,09,000 करोड़ का है। तो वो अपने राज्य की जो कमाई है उसका बड़ा हिस्सा 12% जो है वो खर्च कर रहा है शिक्षा पर। तो राज्य सरकार जो शिक्षा पर ये एक बड़ा खर्च कर रही है तो वो तय करना चाहेगी कि उसके यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो। इसी तरह से आप देखें कि पूरे भारत सरकार का जो बजट है शिक्षा को लेकर वो लगभग 1,12,000 करोड़ है। अब आप इसकी तुलना कर्नाटक के शिक्षा के बजट से करें तो वो अकेले 38,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। तो राज्य सरकार जो शिक्षा पर इतना पैसा खर्च कर रही है तो वो उस प्रारूप में तय करना ही चाहेगी कि उसके यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, प्रादेशिक हो, लोगों की जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाली हो। इसलिए शायद जो एक राज्यवार स्तर पर, एक राज्य के स्तर पर शिक्षा नीति बने, इसके लिए जरूरी है कि वो एक स्टेट एजुकेशन पॉलिसी लाई जाए। तो शायद इसलिए वो करना चाह रहे हैं। नवनीत, एनईपी के विरोध का कोई आधार भी है या सिर्फ इसे कांग्रेस इसलिए हटा सकती है क्योंकि उसके पास हटाने का अधिकार है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज को अगर एक विश्लेषणात्मक दृष्टि से पढ़ा जाए, मैं कहता हूं विचारधारा की दृष्टि से न भी पढ़ा जाए तो भी विश्लेषण की दृष्टि से अगर आप पढ़ें तो उसमें पर्याप्त विसंगतियां हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि हम 8 रूपरेखाएं लाएंगे, मतलब देयर विल बी 8 काइंड ऑफ करिकुलम फ्रेमवर्क्स। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है, वैसे वो दावा करते हैं कि हम एक केंद्रीकृत यूजीसी को हटाकर और तमाम संस्थाएं लाएंगे, पर अगर आप उस प्रारूप को पढ़ें तो आप पाएंगे कि उस प्रारूप में और 5 नए यूजीसी खड़े करने का प्रस्ताव है। इसी तरह से उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जिसको अगर हम देश भर में लागू करेंगे तो चूंकि वो विसंगतियां पूरे देश में लागू रहेंगी, कर्नाटक में अकेले लागू ना हो, इसका अधिकार क्षेत्र तो खैर वहां की सरकार को जाता ही है। और आखिर में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि देश के अन्य राज्यों में एनई पर राज्य सरकारों का क्या रुख रहा है? बहुत सारे राज्यों ने, जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और राजस्थान, छत्तीसगढ़, ऐसे बहुत तमाम राज्य हैं जिन्होंने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप को सीधे सीधे स्वीकार नहीं किया है। तो ऐसे तो तमाम राज्य हैं, केवल वही राज्य जो केंद्रीकृत पार्टी और सरकार के राज्य हैं वही शायद उस शिक्षा नीति को लेकर बहुत उत्साहवर्धन में है, वरना तो आप शायद देखें कि ऐसा उत्साह आपको बाकी राज्यों में नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत। और अब बात असम की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विस्व शर्मा ने सोमवार को आप्सपा यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आप्सपा को 2023 के अंत तक पूरी तरह से राज्य से हटाने का टारगेट है। इसकी तैयारी के लिए स्टेट पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए पूर्व सैन्य कर्मियों की मदद ली जाएगी। असम में ये कानून नवंबर 1990 में लागू किया था। उसके बाद से राज्य सरकार की ओर से स्थिति की समीक्षा किए जाने के बाद इसे हर 6 महीने में बढ़ाया जाता रहा है। तो इस दौरान कई मानव अधिकार संगठनों ने इसे हटाने की बात कही थी। राज्य के मुख्यमंत्री से पहले गृह मंत्री ने भी असम से आप्सपा हटाने की बात वो कह चुके हैं। राज्य में अब वो हालात कैसे हैं जिसके आधार पर मुख्यमंत्री ये बात कर रहे हैं, इसे समझने के लिए हमने बात की इंडिया टुडे मैगजीन में एग्जीक्यूटिव एडिटर कौशिक डेका से। हालात असम में आप अगर देखेंगे तो 2001 के बाद लगातार हालात सुधर रहे हैं।
और जो उग्रवादी संगठन थे और जैसे भी उग्रवादी गतिविधि होते थे असम में, वो कम होते जा रहे थे। और जो 90 दशक का माहौल था, ऐसा माहौल अभी असम में है नहीं। और ये आज की बात नहीं है, ये 2001 से ही एक लगातार घटते जा रहे हैं। हाँ, बीच बीच में वो आपने 2012 की एथनिक वायलेंस के बारे में सुना होगा, जो बोडो लोग और ज्यादातर जो बंगाली स्पीकिंग इमिग्रेंट्स है, इनके बीच हुए थे। लेकिन वो एक अलग मसला है, उनके साथ उग्रवाद का कोई लेना देना नहीं था। और जो बोडो लोगों का वायलेंस, बोडो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी थे, वो भी 2014-15 के बाद लगभग सबने हथियार डाल दिए हैं। और एक कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ, ये जो मिडिल पार्ट ऑफ असम में कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे, वहां पे भी लगभग जो उग्रवादी गतिविधि है समाप्त हो चुके हैं। तो कहा जाए तो बहुत एक्टिव और इन्फ्लुएंशियल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंसर्जेंट्स ग्रुप असम में अभी है नहीं। तो इसको देखते हुए ये एक अच्छे डिसीजन है कि धीरे धीरे असम से अफसा जैसे कानून हटाया जाए, क्योंकि माहौल को देखते हुए ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। और पिछले कई महीनों में हमने देखा है कि असम पुलिस की जो कार्रवाई है, मिलिटेंट को लेके ही हो, ड्रग्स के खिलाफ हो, या अलग अलग जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, इनके खिलाफ काफी तेजी पकड़ चुके हैं ऐसे एक्टिविटीज में। हाँ, कुछ कुछ गलतियां भी असम पुलिस के देखा गया है, लेकिन कुल मिला के असम में अभी माहौल ऐसा है जहाँ पे पहले जैसा, जो पहले की मिलिटेंट आउटफिट के एक्टिविटीज होते थे या डिस्टर्बेंसेस होते थे, या असम को एक डिस्टर्ब्ड एरिया माना जाता था, ऐसा माहौल बिल्कुल ही नहीं है। कौशिक जी, मैं इसके इतिहास के बारे में भी थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगी कि किन परिस्थितियों में ये कानून राज्य में लागू किया गया था, तब कैसे हालात थे? देखिए, जब वो लागू हुआ था, आपको याद होगा, असम में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट आउटफिट या मिलिटेंट आउटफिट कहिए या उग्रवादी संगठन कहिए, उल्फा का जन्म हुआ था 1979 में। और उल्फा की जो गतिविधि है वो काफी तुल पकड़ चुके थे 90s में। 1985 के बाद उल्फा की एक्टिविटीज बढ़ गए थे। साइमल्टेनियसली असम में जो एक अलग बोडोलैंड, एक अलग स्टेट, बोडो स्टेट, और कुछ लोगों का मानना था एक अलग कंट्री ही चाहिए, सोवरेनिटी के साथ बोडो कंट्री चाहिए। तो इस मुद्दे पे 2-3 बोडो आउटफिट पैदा हुए थे, जैसे BLT थे, उसके बाद NDF भी आए, NDF भी के कई गुट हो गए। तो इस तरह से ये एक बोडो अलगाववादी एक इंसर्जेंट्स ग्रुप होते थे। उल्फा, जिनको एक सोवरेन इंडिपेंडेंट असम चाहिए था, उस तरह जैसे मैंने जिक्र किया, मिडिल असम में, डिमा हसाओ में, कार्बी आंगलोंग में, ऐसे जगहों पे बहुत छोटे छोटे और ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके अपने अपने डिमांड थे। किसी को स्टेट चाहिए, किसी को कंट्री ही चाहिए था, सोवरेन कंट्री। तो एक माहौल बन गया था जिसमें एक्सटॉर्शन होते थे, जिसमें मर्डर्स होते थे, जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट होते थे। तो एक टेरर का माहौल असम में था। तो ऐसे हालात में सबसे पहले शुरू हुआ था ऑपरेशन बजरंग उल्फा के खिलाफ, और उसके बाद शुरू हुआ था ऑपरेशन राइनो, फिर उल्फा के खिलाफ ही हुए थे। और बीच बीच में जैसे NDFB के लास्ट बहुत सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज था 2008 में, जहां तक मुझे याद है, गुवाहाटी में एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे और इंसिडेंट्स है असम के इतिहास में, जिसकी वजह से अफसा जैसे कानून को लाने की जरूरत पड़ गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक डेका हमसे बातचीत करने के लिए। और देश दुनिया के अखबारों में छपी आज की बड़ी खबरों को जानने का वक्त हो गया है। सुनाने के लिए हाजिर है सूरज कुमार। गुड मॉर्निंग सूरज। खुशबू, गुड मॉर्निंग। द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से शुरुआत कर रहे हैं और इसकी पहली हेडलाइन RBI गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2000 की जो नोट है उसका जो डेट है, कट ऑफ डेट है रिटर्न करने का, वो शायद आगे बढ़ सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। ये भी कहा है कि 4 महीने का वक्त है, थोड़ा धैर्य रखें, आराम से नोट बैंक में जमा करवाएं, कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। अगर नोट बच जाता है फिर भी पैनिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी ये मार्केट में चालू रहेंगे। ये कंप्लीटली पूरी तरीके से बंद नहीं हुए हैं, बस सरकार इसे वापस ले रही है, क्योंकि इस नोट का साइकिल
पूरा हो गया है। अब ये तो एक खबर हो गई, और मैं हिंदुस्तान अखबार में देख रहा था कि प्रशांत द्वीपीय देशों के लिए भारत भरोसेमंद है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है, और ये हिंदुस्तान हिंदी की टॉप लीड खबर है। पीएम मोदी की एक तस्वीर भी है, एक तस्वीर पापुआ न्यू गिनी से है, जहां के गवर्नर हैं जनरल सर बॉब डाडे। उन्होंने ग्रेट कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से पीएम को सम्मानित किया। फिजी के प्रधानमंत्री राबुका हैं, उन्होंने कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी पुरस्कार से पीएम मोदी को सम्मानित किया है, और इसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए थे। G20 मीटिंग का भी आज दूसरा दिन है, ये दैनिक भास्कर से खबर देख रहा हूँ। कल भारत ने ये कहा था कि फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर से बेहतर कोई जगह नहीं है। चीन समेत 5 देश उसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसको लेकर चर्चा में है, इस पूरे मीटिंग को लेकर। द डेली गार्जियन की बात करें तो खबर राम मंदिर से जुड़ी है। कहा जा रहा है कि पहला फेज जो कंस्ट्रक्शन है राम मंदिर का, वो इस साल दिसंबर में पूरा हो जाएगा, और ये बात कही है नृपेंद्र मिश्रा ने, जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो कंस्ट्रक्शन कमेटी है उसको हेड करते हैं। अब खुशबू, राम जन्मभूमि के ही बगल में खबर ज्ञानवापी से जुड़ी है कि मुस्लिम साइड ने जो ASI का सर्वे है ज्ञानवापी को लेकर, उसकी ऑब्जेक्शन में एक याचिका दायर की है। और सूरज, मैं जनसत्ता अखबार देख रही हूँ। खबर यहाँ पर यह है कि सरकार को आर्थिक वृद्धि की राह में कई तरह के रोड़े दिख रहे हैं, और इसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो है वैश्विक स्तर पर कई तरह की चुनौतियाँ। दूसरा, मौसम को लेकर एक अनसर्टनिटी बनी हुई है, और उसकी वजह से महंगाई का जोखिम भी बढ़ा है। तो ये सारी जो बातें हैं वो वित्त मंत्रालय की जो मंथली रिपोर्ट है उसमें कही गई हैं। हालांकि खपत में मजबूती और बिक्री में तेज़ी से कुछ उम्मीदें ज़रूर बढ़ी हैं। जी खुशबू, और एक स्टोरी में देख रहा था नव भारत टाइम्स की। विपक्षी एकता पर खड़गे और राहुल की मुलाकात हुई है नीतीश कुमार से, और तीनों ने वापस से जो विपक्षी एकता है उसको लेकर चर्चा की है, और 2024 के लिए रोड मैप तैयार किया है। वहीं अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी का साथ देने का कांग्रेस सोच सकती है, ऐसा नव भारत टाइम्स में बताया जा रहा है। तो अगर आम आदमी पार्टी का कांग्रेस साथ देती है तो ये बड़ी बात हो जाएगी, और विपक्षी एकता जो है उसको हो सकता है एक बल भी मिल जाए। वहीं सत्येंद्र जैन, उनकी तबीयत कल खराब हो गई, उन्हें कल सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी जो तबीयत है वो ठीक बताई जा रही। और जनसत्ता अखबार की पहली हेडलाइन देखें तो है कि मणिपुर में सेना तैनात, 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं ठप, क्योंकि वापस से इम्फाल में हिंसा भड़क गई है, कई जगह आगजनी की गई है, और 144 वापस लागू कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सच का सामना हो, ऐसा पहलवानों का कहना है, क्योंकि बीजेपी सांसद हैं और भारतीय कुश्ती संघ के जो चीफ हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उन्होंने कहा कि साहब हम जो हैं वो तैयार हैं नार्को टेस्ट के लिए, तब जब खिलाड़ी भी करें। तो खिलाड़ियों ने कहा कि साहब हम भी तैयार हैं, लेकिन ये लाइव हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, और उसका प्रसारण पूरे देश भर में हो। और आज से सूरज, देश भर में 2000 के नोट बदलवाने की प्रक्रिया शुरू होगी सभी बैंकों में, और कल से लेकर RBI ने गाइडलाइंस भी जारी की थी, जिससे आज के सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर इसको जगह दी है। मैं अभी फ़िलहाल ये खबर हिंदुस्तान टाइम्स पर देख रही हूँ। तो गाइडलाइंस के मुताबिक यही है कि बैंकों से ये कहा गया है कि गर्मी को देखते हुए वे लोगों के लिए छायादार जगहों और पानी का इंतज़ाम करें, कितने नोट बदले गए हैं और कितने जमा किए गए हैं इसका रोज़ाना हिसाब रखें। और बैंकों ने ये भी चेतावनी जारी की है लोगों के लिए कि अगर वो फेक 2000 के नोट को एक्सचेंज या डिपॉजिट करने की कोशिश करेंगे तो उनके अगेंस्ट में पुलिस एक्शन भी लिया जाएगा। दूसरा, पटना को लेकर अखबार ये लिखता है कि पटना में कुछ बैंकर्स को RBI के इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर नहीं हैं, क्योंकि खासकर जो स्टेट रन बैंक्स हैं उन्होंने तो इजाज़त दे दी है कि वो बिना किसी ID प्रूफ के अपने जो नोट्स है वो एक्सचेंज करवा सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं। लेकिन कुछ बैंकों ने मैंडेटरी कर दिया है कि आपको एक आइडेंटिफाइबल रिकॉर्ड की ज़रूरत होगी अगर आपको नोट्स को एक्सचेंज करवाना है तो। जी खुशबू, और विदेशी खबरों की ओर बढ़ें तो मैंने अभी डाउन वेबसाइट खोली है, और इसमें लिखा है कि आज जांच एजेंसी के सामने इमरान खान पेश होने वाले हैं। अल कादिर ट्रस्ट केस में उनसे पूछताछ होगी, और इस पर इमरान खान का बयान भी आया है कि मुझे गिरफ्तारी की आशंका है। तो वापस से एक डर जो है वो इमरान खान जाहिर कर रहे हैं। और एक BBC से स्टोरी है कि मैक्सिको में ड्रग माफियाओं के बीच गैंगवार हुआ है, 11 लोगों की मौत हो गई है। कार रेसिंग के दौरान फायरिंग की गई, और मरने वाले सभी जो हैं वो कार रेसर्स बताए जा रहे हैं। और आज 23 मई का दिन इतिहास की किताब में किस तरह अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है वो भी जान लेते हैं। तो आज ही के दिन 1991 में तिब्बत ने चीन के साथ एक समझौते पर साइन किया था। इसके साथ ही चीन का तिब्बत पर कब्जा हो गया था। 1984 में भजेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी।
तो आज का दिन में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल फिर। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुंदन कुमार ने, साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था नितिन रावत के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।